हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक राजभाषा के बारे में है। इस वीडियो के अंतर्गत हम राजभाषा से संबंधित सभी पहलुओं की चर्चा करेंगे, जैसे राजभाषा किसे कहते हैं, भारत की राजभाषा क्या है, राजभाषा के बारे में भारतीय संविधान के किन किन अनुच्छेदों में बताया गया है। तो राजभाषा यानी कि सरकारी कामकाज की भाषा। सरकार के जितने भी काम होते हैं वो राजभाषा में होते हैं। इसका संबंध सरकार और प्रशासन से होता है। भारत की राजभाषा हिंदी है और सह राजभाषा यानी कि सहायक राजभाषा अंग्रेजी है। भारत सरकार के काम हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी होते हैं। हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया? तो 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को आधिकारिक रूप से भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजभाषा यानी कि सरकारी कामकाज की भाषा। इसका संबंध सरकार और प्रशासन से होता है। भारत की राजभाषा हिंदी है और सह राजभाषा अंग्रेजी है। 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को आधिकारिक रूप से भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब राजभाषा के बारे में भारतीय संविधान में उपबंध कहाँ किए गए हैं? तो संवैधानिक उपबंध भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 343 से अनुच्छेद 351 के बीच राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। अब हम प्रत्येक अनुच्छेद को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उसके पहले राष्ट्रभाषा को भी जानेंगे। राष्ट्रभाषा यानी कि किसी देश के लोगों द्वारा सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। किसी देश के लोग सबसे ज्यादा जिस भाषा को बोलते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। यह उस देश की सर्वाधिक
लोकप्रिय भाषा होती है। इसका संबंध संस्कृति और लोगों की भावनाओं से होता है। राष्ट्रभाषा क्या होती है? किसी देश के लोगों द्वारा सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। इसका संबंध लोगों की भावनाओं और संस्कृति से होता है। यह उस देश की सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा होती है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? भारत में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है। हिंदी भारत की सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा है। साथ ही हिंदी का संबंध लोगों की भावनाओं से भी है। तो फिर क्या हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है? तो हिंदी आधिकारिक रूप से भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे दो तीन कारण हैं। पहला तो ये कि भारत एक बहुभाषी देश है, यानी कि यहाँ एक से अधिक भाषाएं बोली जाती है। तो किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाए तो जो अन्य भाषा भाषी लोग हैं वो अपने साथ भेदभाव महसूस करेंगे। और दूसरा ये कि जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो भारतीय संविधान सभा के सामने बहुत सारे मुद्दे थे, जैसे कि पलायन, सांप्रदायिक दंगे, और संविधान सभा के सदस्य इन मुद्दों के बीच भाषा को विवाद का विषय नहीं बनाना चाहते थे। अतः उन्होंने बीच का रास्ता निकालते हुए किसी भी भाषा को आधिकारिक रूप से भारत की राष्ट्रभाषा नहीं माना। अतः भारत की आधिकारिक रूप से राष्ट्रभाषा कोई सी भी नहीं है। अब हम राजभाषा से संबंधित सभी अनुच्छेदों को विस्तार से जानेंगे। तो राजभाषा, इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 17 में है। कहां से कहां तक? आर्टिकल 343 से 351। तो अनुच्छेद 343, इसमें कहा गया है संघ की राजभाषा। संघ यानी कि केंद्र सरकार के जो भी सरकारी काम है वो किस भाषा में होंगे, ये अनुच्छेद 343 में बताया गया है। तो संघ की राजभाषा हिंदी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में बताया है और संघ की राजभाषा हिंदी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344, इसमें राजभाषा आयोग और राजभाषा से संबंधित समिति के बारे में बताया गया है। इसमें दो चीजें हैं, आयोग और समिति, दोनों को जानते हैं। आयोग तो राष्ट्रपति के द्वारा राजभाषा से संबंधित आयोग की नियुक्ति होगी। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा
इस आयोग का कार्य क्या होगा? तो इस आयोग का कार्य होगा राजभाषा से संबंधित राष्ट्रपति को सुझाव देना। संबंधित कार्यों, राष्ट्रपति को सुझाव देना। प्रथम राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब की गई? तो वर्ष 1955 में राजभाषा से संबंधित प्रथम आयोग की नियुक्ति की गई। इसके अध्यक्ष श्री बाल गंगाधर खेर थे। समिति, तो समिति का काम क्या होगा? जो आयोग राजभाषा से संबंधित सिफारिशें राष्ट्रपति महोदय को देंगे, तो समिति उन सिफारिशों की जांच करेगी। समिति होगी संयुक्त संसदीय समिति। यानी कि इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होंगे। इसमें कुल 30 सदस्य होंगे, जिसमें से 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से। राजभाषा से संबंधित प्रथम संसदीय समिति, इसका गठन 1957 में किया गया और इसके अध्यक्ष उस समय के गृह मंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत थे। अनुच्छेद 345, इसमें राज्यों की राजभाषाओं के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 345 ये कहता है कि किसी राज्य में प्रयोग की जाने वाली एक भाषा या एक से अधिक भाषा या फिर हिंदी उस राज्य की राजभाषा के रूप में प्रयोग की जा सकती है। इसके संबंध में राज्यों के विधानमंडलों को स्वतंत्रता दी गई है कि वे चाहे तो उस राज्य में प्रयोग होने वाली किसी एक भाषा या एक से अधिक भाषा या फिर हिंदी को उस राज्य की राजभाषा यानी कि सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग होने वाली भाषा घोषित कर सकते हैं। लेकिन किसी राज्य का विधानमंडल यदि ऐसा नहीं करता है तो उस राज्य के सभी सरकारी काम अंग्रेजी भाषा में होंगे। अनुच्छेद 346, इसमें कहा गया है पत्रादि की भाषा। यानी कि केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को कोई पत्र लिखती है या फिर कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार को पत्र लिखती है या फिर कोई राज्य सरकार
किसी अन्य राज्य सरकार को पत्र लिखती है तो इसके लिए संघ में सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा यानी कि हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी। अनुच्छेद 347 इसमें कहा गया है राजभाषा से संबंधित विषयों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्देश। अनुच्छेद 347 में कहा गया है कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या का कोई भाग यदि चाहता है कि हमारे द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य में सरकारी मान्यता प्राप्त हो तो राष्ट्रपति ऐसा उस राज्य सरकार से कह सकते हैं कि उस जनसंख्या के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को पूरे राज्य के लिए या फिर उस जनसंख्या के क्षेत्र के लिए सरकारी भाषा घोषित किया जाए। अनुच्छेद 348 इसमें उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों यानी कि हाई कोर्ट की भाषा अनुच्छेद 348 ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यवाहियां किस भाषा में होगी। तो जब तक संसद कोई कानून बनाकर ऐसा निश्चित नहीं कर देती कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कार्य इस भाषा में होंगे तब तक इनकी सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। अनुच्छेद 349 अनुच्छेद 349 में कहा गया है राजभाषा से संबंधित संशोधनों और विधेयकों पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति। इसमें राजभाषा से संबंधित संशोधनों और विधेयकों के लिए एक विशेष प्रक्रिया दी गई है। यदि संसद राजभाषा से संबंधित कोई नया कानून लेकर आती है या फिर पहले से ही किसी कानून में संशोधन करना चाहती है तो इसके लिए संसद को राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ेगी। और राष्ट्रपति ऐसी स्वीकृति कब देंगे? अपन ने पढ़ा था अनुच्छेद 344 उसमें राजभाषा आयोग के बारे में बताया गया था। तो राष्ट्रपति राजभाषा आयोग जब तक राजभाषा आयोग
ऐसी सिफारिश ना करें तब तक राष्ट्रपति अपनी पूर्व स्वीकृति नहीं देंगे। राजभाषा आयोग पहले सिफारिश करेगा, फिर उन सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। उसके पश्चात राष्ट्रपति ऐसे किसी संशोधन या विधेयक पर अपनी स्वीकृति देंगे। अनुच्छेद 350 अनुच्छेद 350 में कहा गया है, व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की भाषा, साधारण भाषा में शिकायत निवारण के लिए भाषा। अनुच्छेद 350 में कहा गया है, व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की भाषा। हमने संघ की राजभाषा पढ़ा, राज्यों की राजभाषा के बारे में पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कार्यवाहियों के बारे में पढ़ा कि वो किस भाषा में होगी। अब अनुच्छेद 350 ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को केंद्र सरकार या राज्य सरकार में किसी अधिकारी या कर्मचारी को कोई शिकायत या कोई आवेदन देना है तो वह अपने आवेदन किस भाषा में देगा, यह अनुच्छेद 350 में बताया गया है कि आप यदि कोई शिकायत के लिए आवेदन देना चाहते हो तो केंद्र या राज्य सरकार में प्रयोग की जाने वाली किसी भी भाषा में आप अपना शिकायत पत्र या आवेदन पत्र दे सकते हो। कोई अधिकारी उसे इस आधार पर अमान्य घोषित नहीं करेगा कि वह आवेदन राजभाषा में नहीं है। इसके दो खंड हो रहे, अनुच्छेद 350 का खंड का और 350 खा। 350 का इसमें बताया है मातृभाषा में शिक्षा। जो भाषाई रूप से अल्पसंख्यक वर्ग है उनके बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। और अनुच्छेद 350 खा यह कहता है कि इन अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और इस अधिकारी का काम यह होगा कि जो मातृभाषा में शिक्षा दी जा रही है कि नहीं, इनके बारे में जांच करना। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। ये दोनों ही अनुच्छेद 350 का और खा, इन दोनों को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अनुच्छेद 351 इसमें कहा गया है हिंदी के विकास या प्रसार हेतु निर्देश। इसमें संघ को या केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि वे हिंदी भाषा के विकास और
प्रसार के लिए कार्य करें। भारतीय संविधान में भाग 17 के अलावा भी भाषा संबंधी उपबंध दिए गए हैं, जैसे कि 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में बताया। इस अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी। वर्तमान में 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। तो ये 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, मराठी, असमिया, बंगाली, कश्मीरी, कन्नड़, ओडिया, तमिल, तेलुगु और मलयालम। ये 14 भाषाएं 8वीं अनुसूची में मूल रूप से वर्णित की गई थी, लेकिन संविधान संशोधनों के द्वारा इनमें अन्य और भी भाषाएं जोड़ी, जैसे 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन तीनों भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसके अलावा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा को शामिल नहीं किया गया। अनुच्छेद 120, इसमें कहा गया है, संसद में प्रयोग की जाने वाली
अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में हो, लेकिन किसी सदस्य को यदि ना तो हिंदी आती है और ना ही अंग्रेजी आती है, तो फिर वो संसद में अपनी बात किस भाषा में रखेगा? तो यथा स्थिति यदि वे सदस्य लोकसभा का है तो लोकसभा अध्यक्ष या फिर वह सदस्य राज्यसभा का है तो राज्यसभा के सभापति उस सदस्य को अपनी मातृभाषा में अपनी बात रखने के लिए अनुमति दे सकते हैं। इसी तरह अनुच्छेद 210 में कहा गया है, राज्य विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा, कि जो राज्यों के विधानमंडल है उनमें किस भाषा में कार्य होंगे या फिर सदस्य अपनी बात किस भाषा में रखेंगे। तो राज्य विधानमंडलों में राज्य की राजभाषा या फिर हिंदी या अंग्रेजी, इनमें हिंदी, अंग्रेजी या राज्य की राजभाषा, इनका प्रयोग राज्यों के विधानमंडलों में किया जा सकेगा। लेकिन किसी सदस्य को यदि लगता है कि मैं अपनी मातृभाषा में और अच्छे तरीके से अपनी बात रख सकूंगा, तो यथा स्थिति यदि उस राज्य में द्विसदनी विधानमंडल है, यानी कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, तो यदि वह सदस्य विधानसभा का है तो विधानसभा के अध्यक्ष या फिर वह सदस्य विधान परिषद का है तो विधान परिषद के सभापति उस सदस्य को मातृभाषा में अपनी बात रखने के लिए अनुमति दे सकते हैं। वर्तमान में भारत के केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद वाले राज्य, इनकी संख्या कितनी है? तो 6। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। वर्तमान में केवल इन्हीं 6 राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं। बाकी अन्य राज्यों में केवल एक सदनीय विधानमंडल यानी कि विधानसभा है। राजभाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 22 है और मूल रूप से कितनी थी? तो 14। राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत?
अनुच्छेद 344। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री बाल गंगाधर खेर प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। राजभाषा पर गठित संयुक्त समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो राजभाषा पर जो संयुक्त संसदीय समिति गठित होती है उसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। इनमें से 20 सदस्य लोकसभा के और 10 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। राजभाषा पर गठित प्रथम संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री गोविंद वल्लभ पंत। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को आधिकारिक रूप से भारत की राजभाषा घोषित किया गया। राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 344 के तहत राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 350 का किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 350 का जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे हैं उनकी प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। उनको प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। किस संविधान संशोधन द्वारा हिंदी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा हिंदी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य प्रश्न भी बन सकते हैं, जैसे 4 विकल्प दे दिए जाएंगे और उनमें कहा जाएगा कि निम्न में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, या फिर राजभाषा से संबंधित संशोधनों के बारे में पूछ लिया जाएगा कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, या फिर बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, या फिर पूछ लिया जाएगा कि 71वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है।